नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत के इस लेक्चर में, जो कि है लेक्चर नंबर 10। हम पिछली चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ठेकेदार की पात्रता एवं चयन की चर्चा करेंगे। यह लेक्चर इस पाठ्यक्रम के मॉड्यूल नंबर 2 अर्थात परियोजना की लागत का अनुमान, इसके अंतर्गत आता है। पिछली बार हमने अनुबंधों के कुछ प्रकार देखे थे। आइटम रेट, एक मुश्त या लमसम, बूट यानी बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, ईपीसी अर्थात इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें से चर्चा हम लोग कर रहे हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की। और यह उदाहरण भी हम लोगों ने पिछली बार देखा था, जिसमें कि हमने देखा था कि एक काल्पनिक प्रोजेक्ट में अगर अनुमानित मात्रा 4 आइटम्स 1 2 3 4 ले लें, ABCD ले लें, कुछ भी ले लें, 4 गतिविधियों की अनुमानित मात्रा 1000, 500, 200 या 1000 है। ये अनुमानित दर अगर हम किसी मानक के अनुसार लेते हैं, इस तालिका में दी गई है, और इस अनुमानित मात्रा और दर के अनुसार हम योग अर्थात प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुई 91,000। अब इस 91,000 को लेकर हमने एक निविदा सूचना निकाली और हमें मिले बिडर 1 और बिडर 2 की सबमिशन। उन्होंने इन गतिविधियों के लिए इन रेट्स का प्रस्ताव किया, जिनके के आधार पर हमको पता चलता है कि बिडर 1 इस प्रोजेक्ट को 87,500 रुपये में और बिडर 2 1,03,000 रुपये में करने के लिए तैयार है। अब यदि यह तय हो कि कम से कम लागत वाले बिडर को विजयी घोषित किया जाएगा, अर्थात यह प्रोजेक्ट उसको दिया जाएगा निर्माण करने के लिए, तो बिडर 1 हमारा विजेता है, अर्थात बिडर 1 को यह प्रोजेक्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि यह आंकड़ा 87,500 रुपये हमारी अनुमानित लागत, जो कि थी 91,000 रुपये, इससे 4% कम है। तो पिछली बार चर्चा हुई थी कि अगर हम इस प्रकार की बिडिंग ना करके एक और तरीके से बिडिंग करते हैं, जिसमें कि हम अनुमानित दर भी बिडर्स को बता देते हैं। अभी हमने क्या किया था, हमने मात्र अनुमानित मात्रा बताई थी और दर और योग तो खैर दर से निकाला जा सकता है, लेकिन जो दर थी वो हमने बिडर के ऊपर छोड़ दी थी। और जो पिछली चर्चा हुई उसमें हमको पता चला कि बिडर 1 87,500 में और बिडर 2 1,03,000 कुछ रुपए में यह प्रोजेक्ट करने को तैयार है। अगर हम थोड़ा सा सिनेरियो बदल दें और यह कहें कि हम अनुमानित दर भी दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे हिसाब से अनुमानित लागत 91,000 है और बिडर मात्र यह बताएं कि इस लागत से कितना प्लस और माइनस पर वो यह प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं, तब क्या होगा। तो हमने देखा कि बिडर 1 इस 91,000 से -4% के आसपास है, बिडर 2 उससे कुछ अधिक है। तो इन दो बिडिंग प्रणालियों में क्या अंतर है और किसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, यह बात मैंने आपको एक होमवर्क के रूप में छोड़ी थी और कहा था कि आज की चर्चा यहाँ से शुरू होगी। तो आइए हम इस बात को फिर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे था वो 91,000 जहाँ से हम शुरू हुए। हमने बिडर 1 जो कि न्यूनतम है उसको यह प्रोजेक्ट देने का निर्णय किया और 87,500 रुपये उसकी बिड थी। दूसरा तरीका अगर हम अपनाते तो हम इन दरों को 4% माइनस कर देते, क्योंकि वो 87,500 रुपये में करने को तैयार था। तो अब हम 87,500 रुपये और 87,360 रुपये की गणित तो डेसिमल प्लेस में आ रही है। अगर वो कहता है कि हम इससे -4% पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो यह दर आ जाती 87,360 रुपये के आसपास। और जो दरें थीं, हर दर संशोधित होकर -4% पर 12 रुपये जो थी वो 11.52, जो 50 रुपये थी वो 48 रुपये, जो 70 रुपये थी वो 67.20 और जो 40 रुपये थी वो 38.40 पर आ जाती। बिडर 1 द्वारा दी गई इस पद्धति की दरों से भिन्न है। स्वाभाविक सी बात है, वो तो भिन्न होंगी, क्योंकि इस पद्धति में
बिडर के पास स्वतंत्रता थी कि वह किसी भी प्रकार से अपनी बिड्स को एडजस्ट कर सकता है, एक स्वतंत्र तरीके से उनको दे सकता है। इन दरों का अनुमानित दरों से कोई सीधा संबंध हो यह आवश्यक नहीं था। इस पद्धति में क्या हुआ? इस पद्धति में 91,000 पर अगर हमने -4% करना चाहा तो हम यहाँ पर योग पर आ गए, और उस योग पर पहुँचने का मतलब यही हुआ कि हमने हर दर को 4% कम कर दिया। अब इस बात का क्या फर्क पड़ेगा? अंततः यह बात तो तय है कि पूरे प्रोजेक्ट की लागत 87,500 रुपये के आसपास ही होगी, किंतु फर्क कहां पर होगा यह समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ नियमों या बिंदुओं को एक बार फिर से समझ लें कि निर्माण कार्य की तमाम गतिविधियां एक साथ शुरू नहीं की जा सकती हैं और न की जाती हैं। अर्थात गतिविधि 1, 2, 3, 4 या ABCD जो भी दिया हुआ है वो एक के बाद एक होंगी या एक संग शुरू होंगी, इसका निर्णय अलग से होता है। दूसरी चीज, क्योंकि निर्माण कार्य लंबे समय तक चलता है, इसलिए ठेकेदार को समय समय पर पूरी की गई गतिविधियों के आधार पर भुगतान, जिनको कि हम रनिंग अकाउंट बिल कहते हैं, किया जाता है। तो जैसे जैसे कोई भी गतिविधि खत्म होती है या एक समय के हिसाब से 3 महीने में, 6 महीने में यह निर्धारित होता है कि 3 महीने में जो गतिविधियां हो गई हैं उनका जिन दरों पर सहमति बनी है, अनुबंध हुआ है, उन दरों के अनुसार पेमेंट भुगतान कर दिया जाए। अगला रनिंग अकाउंट बिल अगले समय में जो भी गतिविधियां हुई उनके आधार पर फिर से किया जाता है और अंत में तो फाइनल बिल दिया ही जाएगा। ठेकेदार द्वारा की गई दरों में तमाम संसाधनों में आने वाला व्यय, ओवरहेड्स और मुनाफा सभी कुछ शामिल होता है। हमने चर्चा की हुई है कि किसी भी दर में, उस रेट में तमाम संसाधन अर्थात जो मैन पावर है, जो मटेरियल है या जो मशीन है, यह तो सीधे व्यय होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनके अलावा ठेकेदार के ओवरहेड एक्सपेंसेस या प्रॉफिट, मुनाफा, यह सब भी शामिल होते हैं। अब इनका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे ठेकेदार इसको समझने की कोशिश करता है, किस प्रकार से उसको कोट करता है, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब ठेकेदार अपनी बिड में कहता है कि हम आइटम ए को 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से करेंगे, तो उस 12 रुपये में यह सभी व्यय तथा ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट सभी कुछ शामिल हैं। कितना प्रॉफिट लिया जाता है, कितना नहीं लिया जाता है, ये ठेकेदार को ही पता होता है। जब हम डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स या किसी भी शेड्यूल ऑफ रेट्स अर्थात मानकों के आधार पर चलते हैं, तो आपको याद होगा कि एक 15% या 10% लेने का प्रावधान है। ठेकेदार स्वेच्छा से दरों को निर्धारित कर भर सकता है, अर्थात अनुमानित दरों से उसका कोई सीधा संबंध हो यह आवश्यक नहीं है। ये बात मैंने आपको जब तालिका पर चर्चा हो रही थी तब भी बताई थी। अब हम देखते हैं एक सरल रूप में, अगर गतिविधियां हैं A, B, C और D, ये चारों गतिविधियां समय पर पहले A हो रही है, फिर B हो रही है, फिर C हो रही है और फिर D हो रही है। यह सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, मात्र एक आपको समझाने के लिए इस तरीके से किया गया है। यह कतई आवश्यक नहीं है कि ये सब गतिविधियां सीरीज में हों, कि A खत्म हो जाए फिर B शुरू हो, B खत्म हो जाए तब C शुरू हो। यह भी हो सकता है कि C आधा जब B हो जाए तो हम C यहाँ से शुरू करना चाहें। यह भी हो सकता है कि D जब यहाँ पर C न भी खत्म हो, B के साथ ही D भी शुरू हो जाए। यह सब निर्भर करता है प्रोजेक्ट की प्रकृति और गतिविधियों की प्रकृति पर। इस पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे जब हम करेंगे प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की बातें। अभी हम इस पर विचार न करके यह मान के चलते हैं कि A, B, C और D सीरीज में की जाएंगी। हमने अभी चर्चा की कि A खत्म होने के बाद एक RA बिल बन सकता है, जिसमें कि A गतिविधि खत्म हो गई है, इसलिए A गतिविधि की जो दर है उसके अनुसार भुगतान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अगले RA बिल में B खत्म हो गया है तो B का भुगतान कर दिया जाएगा। अगले RA बिल में C खत्म हो गया है तो C का भुगतान कर दिया जाएगा। और अंततः फाइनल बिल में सभी एक्टिविटीज, सभी गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं, अर्थात पूरा बिल ठेकेदार का भुगतान कर दिया जाएगा। तो अब बात यह आती है कि पद्धति A और पद्धति B
में फ़र्क क्या है, क्योंकि आखिर में तो लगभग 87,500 87,360 रुपये का भुगतान होना ही है। फ़र्क इस बात का है कि पहला रनिंग बिल इस पद्धति में 10,000 का है और इस पद्धति में 11,520 का है। दूसरा रनिंग बिल यहाँ 27,500 का है और यहाँ 24,000 का है, 15,000 है और फिर 13,440 है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अर्थात धन का समय मूल्य, धन का समय के साथ परिवर्तित होने वाला मूल्य, तब हमें समझ में आएगा कि अगर हमको यहाँ पर जो पैसा मिलता है वह यहाँ पर उतना ही पैसा मिलने से अधिक है, उसका मूल्य, उसकी वैल्यू, क्योंकि हम इस अवधि में इस पैसे से कुछ ब्याज अर्जित कर सकते हैं। तो एक तरीके से सोचा जाए तो हमको यह देखना होता है कि ठीक है कि अंत में ये सभी व्यय जो भी हैं, इन इसका योग जो भी आएगा वो हमको करना होगा, लेकिन इसका ब्रेकडाउन क्या है। अगर हमको पहले से अधिक पैसा देना होता है तो हम अधिक उसमें धन अर्जित कर सकते हैं। यह ठेकेदार का दृष्टिकोण है। क्लाइंट के दृष्टिकोण से अगर पहले पैसा देना पड़ता है तो वो एक नुकसान का सौदा है, तो उसको पहले से अधिक संसाधन की आवश्यकता होगी। ये बात कहलाती है फ्रंट लोडिंग। जबकि ठेकेदार अपनी दरों को इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि जो गतिविधियां पहले हो रही हैं, ये तो गतिविधियों को देखकर ठेकेदार समझ सकते हैं, उनको जानकारी होती है, ज्ञान होता है कि किसी प्रोजेक्ट में कौन सी गतिविधि पहले होगी और कौन सी गतिविधि बाद में होगी। तो जो गतिविधियां पहले हो रही हैं उनमें अधिक दर रखने से उनको शुरू के रनिंग बिल्स में अधिक आमदनी होगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्रंट लोडिंग। ये फ्रंट लोडिंग को नकारने के लिए या इंश्योर करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि फ्रंट लोडिंग न होने पाए, इसलिए हम ठेकेदार से दर नहीं मांगते हैं और पद्धति बी में एक परसेंटेज मांगते हैं, जिससे कि जो अनुमानित दर है, जो कि एक रैशनल तरीके से हमने अपनी तरफ से सोची है, क्लाइंट ने सोची है, उस पर एक परसेंटेज यूनिफॉर्म तरीके से हर दर पर लागू हो। तो ये थी चर्चा फ्रंट लोडिंग की और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में होने वाली एक रोचक वेरिएशन की। तो आगे बढ़ते हैं और ठेकेदार की पात्रता और चयन के बारे में जो हमने पहले चर्चा की थी उसको एक बार फिर से दोहराते हैं कि बोलियों का मूल्यांकन अकेले न्यूनतम लागत के आधार पर किया जा सकता है या कभी कभी तकनीकी क्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता, सुरक्षा रिकॉर्ड आदि का मूल्यांकन भी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है। ऐसा होने पर तकनीकी और वित्तीय बोलियां अलग अलग जमा करनी होती हैं। वित्तीय बोलियां या फाइनेंशियल बिड्स आमतौर पर केवल उन्हीं कंपनियों की खोली जाती हैं जो कि तकनीकी रूप से योग्य या पात्र पाए जाते हैं। अंतिम मूल्यांकन केवल लागत के आधार पर हो सकता है, अर्थात तकनीकी रूप से योग्य सभी बिडर एक समान माने जाएंगे या तकनीकी और वित्तीय बिड्स के मूल्यांकन के आधार पर एक कंपोजिट स्कोर निर्धारित किया जाएगा और उसके आधार पर अंतिम मूल्यांकन होगा। यह चर्चा हम पहले कर चुके हैं और उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। एक परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 1 लाख रुपए है। 4 बिडर्स द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोलियों का विवरण नीचे दिया गया है। इस उदाहरण में फिलहाल हम तकनीकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम टेक्निकल बिड्स नहीं देख रहे हैं। और अगर 4 बिडर हैं ए बी सी डी, तो उनकी फाइनेंशियल बिड्स हो गई, मान लीजिए 95,000, 87,000, 64,000 और 76,000। हमारा मूल्यांकन का आधार है सबसे कम बोली लगाने वाले को वरीयता दी जाए। तब तो सीधी सी बात है कि परियोजना में बिडर सी सफल हुआ और उसको यह परियोजना पूरा करने का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि ये 64 बाकी लोगों से सबसे कम है। कभी कभी क्लाइंट ये भी तय कर सकते हैं कि यदि न्यूनतम बिड हमारी अनुमानित लागत से बहुत नीचे है, अब बहुत की क्या परिभाषा है ये क्लाइंट स्वयं तय करते हैं, और हो सकता है कि एनआईटी में उसको डिक्लेयर भी कर दें, उसको अनाउंस भी कर दें। उस
स्थिति में वो कह सकते हैं कि हम पूरी निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर देंगे और नए सिरे से निविदा सूचना जारी करेंगे। वो स्थिति यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया था। तो यहाँ पर अगर सबसे कम बोली लगाने वाले को प्रोजेक्ट देने का प्रावधान है तो बिडर सी विजयी घोषित होता है। अब इस केस में, इसी उदाहरण में अगर हम यह लेके चलें कि तकनीकी बिड भी हैं और फाइनेंशियल बिड भी हैं, वही उदाहरण है जिसमें कि अनुमानित लागत 1 लाख है और तकनीकी बोलियों का स्कोर A, B, C और D का यहाँ पर दिया हुआ है और फाइनेंशियल बिड उनकी दी हुई है यहाँ पर। अब तकनीकी बिड का ये स्कोर पता करने के लिए कुछ मानदंड थे जिनके के आधार पर कुल 100 अंकों में से मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि A, B, C और D को क्रमशः 80, 75, 45 और 60 अंक प्राप्त हुए। जो उनकी फाइनेंशियल बिड थी वो मान लीजिए 110, 98, 85 और 100, अर्थात 1,10,000, 98,000, 85,000 और 1 लाख रुपए हुई। अब बात यह होती है कि इस तकनीकी स्कोर और वित्तीय स्कोर, जो कि वित्तीय स्कोर अभी नहीं पता है, तकनीकी स्कोर के मानदंड हमारे पास थे, उनके आधार पर हमने तकनीकी स्कोर तो पता कर लिया। वित्तीय स्कोर निकालने की एक विधि हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है वो फाइनेंशियल बिड के रूप में है। ये ध्यान में रखते हुए हम नियमों को देखते हैं। अगर हमारा नियम ये है कि मानदंडों के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन, उसमें नियम 1 तकनीकी स्कोर 50 से ज़्यादा होना चाहिए और 2 तकनीकी रूप से योग्य बिडर्स के लिए ठेकेदार का चयन करने के लिए लागत ही एकमात्र मानदंड होगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तकनीकी स्कोर कम से कम 50 होना चाहिए और तकनीकी रूप से योग्य बिडर्स में से ठेकेदार का चयन मात्र लागत के आधार पर होगा। ये 2 नियम हैं। इसके आधार पर इस तालिका में दी गई जानकारी का मूल्यांकन करना है। तो हमारे पास तो क्या निकल के आएगा? नियम 1 के अनुसार बिडर सी अयोग्य घोषित हो जाएगा क्योंकि उसका तकनीकी स्कोर 45 है। बिडर A, B और D ये तीनों पात्र हैं। नियम 2 के अनुसार लागत के बढ़ते क्रम में A, B और D को व्यवस्थित करने पर यह पता चलता है कि B D से कम है और D A से कम है, अर्थात B सबसे कम है। तो क्या मतलब हुआ कि इस बार परियोजना बिडर B को दी जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि इस तकनीकी स्कोर के कारण C अयोग्य हो गया। हमने यह भी चर्चा की थी कि अधिकतर टेक्निकल बिड्स पहले खोली जाती हैं और फिर फाइनेंशियल बिड खोली जाती। तो यहाँ पर जो जानकारी है फाइनेंशियल बिड्स की, यह हमारे पास तब तक नहीं होती है जब तक कि हम टेक्निकल बिड्स के आधार पर निर्णय नहीं ले लेते। तो ये हम कर सकते थे कि हम टेक्निकल बिड्स पहले खोलते और देखते कि C डिस्क्वालीफाई हो गया, अयोग्य हो गया, इसलिए हम C की फाइनेंशियल बिड खोलेंगे ही नहीं। हम मात्र A, B और D की फाइनेंशियल बिड खोलेंगे। यह ज्ञात हो जाएगा कि B ने कहा 98,000, A ने कहा 1,10,000 और D ने कहा 1 लाख और नियम 2 के अंतर्गत यह न्यूनतम है और इसको हम अवॉर्ड कर देंगे। तो यह हुआ एक तरीका टेक्निकल बिड्स और फाइनेंशियल बिड्स को संयुक्त रूप से मूल्यांकन करने का। अब एक और नियम हो सकता है जिसमें कि तकनीकी स्कोर 50 से ज़्यादा होना चाहिए। यह तो जैसा का तैसा है, लेकिन तकनीकी और वित्तीय बोलियों का समान योगदान मानते हुए अधिक कंपोजिट स्कोर वाले बिडर को विजेता माना जाएगा। ये बात अगर आती है तो सिनेरियो बदल सकता है क्योंकि अब तकनीकी स्कोर भी कंपोजिट स्कोर का एक हिस्सा बन गया है। तो आइए देखते हैं इस उदाहरण में क्या होगा। टेक्निकल स्कोर और फाइनेंशियल बिड का जो अमाउंट है वो वैसे का वैसा ही है। वित्तीय बोलियों को अंक में कैसे बदला जाए, ये हमारे सामने पहली चुनौती है। एक तरीका ये है कि हम सबसे कम बोली लगाने वाले को 100 अंक दे दें। हम ये कहते हैं कि B को 100 अंक दिए जाएंगे
यह ध्यान रहे कि ए के 85 को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए 45 अंक के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा चुका है। तो 98 को हम 100 मान लें और बाकी लोगों को अनुपातित स्कोर या अंक दें। अर्थात हमारे पास अब मैदान में 3 बिडर हैं, ए, बी और डी। यहाँ पर हमने दे दिए 100 और फिर हम ए का स्कोर 100 से कितनी दूरी पर है यह ध्यान में रखते हुए 110 माइनस 98/98 इंटू 100 तो 87.76 और इसी प्रकार से डी का स्कोर 97.96 आ गया। तो इन स्कोर्स को हम अब टेक्निकल स्कोर के साथ जोड़ने की कोशिश करें। जोड़ने का तरीका हमारे नियम में दिया हुआ है कि तकनीकी और वित्तीय बोलियों का समान योगदान होगा कंपोजिट स्कोर में। अब हम तकनीकी स्कोर और वित्तीय स्कोर से कंपोजिट स्कोर निकालेंगे, जो कि अगर समान योगदान है 50-50 है तो इसका एवरेज आ जाएगा। तो ये हुआ 83.88, 83.88, 87.50 और 78.98। इन कंपोजिट अंकों के आधार पर सबसे अधिक अंक अभी भी बी के हैं और बी को विजेता घोषित करना होगा। लेकिन अगर कंपोजिट स्कोर्स के मूल्यांकन में तकनीकी अंकों को 80% और वित्तीय अंकों का 20% योगदान माने, तब स्थिति बदल जाती है। तब हमारे कंपोजिट स्कोर इस प्रकार आएंगे कि बी का स्कोर 80, ए का स्कोर 81.55 और डी का स्कोर 67.59। ये क्यों हुआ? क्योंकि ए के टेक्निकल अंक अधिक हैं और वो बी से कुछ अंक पीछे था। लेकिन यहाँ पर जो वेटेज है, योगदान है टेक्निकल स्कोर्स का, वो 50-50 ना होकर 80-20 हो गया, 80-20 हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत छोटी मात्रा से सही ए आगे बढ़ जाता है। तो इस नियम के अंतर्गत विजेता ए हो जाएगा। ये उदाहरण तो यहाँ तक है। होमवर्क के रूप में हम आपसे चाहेंगे कि आप इस पर विचार करें कि जब हम 50-50 से लेकर 80-20 या 40-60 इस प्रकार से टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स की वेटेज या उनके योगदान को बदलते हैं तो हम करते क्या हैं? जैसे जैसे हम टेक्निकल बिड के योगदान को बढ़ाते हैं तो हम इस बात को बढ़ावा देते हैं, हम उन ठेकेदारों को यह प्रोजेक्ट करने का आमंत्रण देना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं जो कि तकनीकी रूप से सुदृढ़ हैं, जिनकी तकनीकी स्कोर्स अधिक हैं। फाइनेंशियल स्कोर्स भी माने रखते हैं, लेकिन तकनीकी स्कोर्स की वैल्यू या उनका योगदान अधिक होगा। यहीं पर आपने देखा कि यद्यपि बी का फाइनेंशियल स्कोर अधिक था, लेकिन ए के टेक्निकल स्कोर अधिक होने के कारण बिड उसको मिली। तो ये एक तरीके से क्लाइंट की मानसिकता या उसकी सोच को दर्शाता है, जिसमें कि सुरक्षा, वित्तीय सुदृढ़ता, जन संसाधन आदि सभी आते हैं। इनको कितना प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं और इसी के साथ हमारा यह परियोजना की लागत का अनुमान, यह मॉड्यूल भी समाप्त होता है और आगे हम चर्चा करेंगे निर्माण अर्थशास्त्र की। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी गई हैं, इस मॉड्यूल में कवर किए जा रहे विषयों को समझने में सहायक होंगी। हम अगली बार आपसे अगले मॉड्यूल में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।